ये है वो जहाज जो यूनाइटेड अरब एमिरेट्स में क्लाउड सीडिंग की मदद से आर्टिफिशियल बारिश करवाता है। इसका रजिस्ट्रेशन नंबर N6151A है और ये अमेरिका की एक प्राइवेट कंपनी का जहाज है। When I checked the flight data record, तब मुझे मालूम चला कि इसी रजिस्ट्रेशन नंबर का जहाज फ्लड से मात्र एक दिन पहले 14 अप्रैल 2024 को शाम को 4 बजे अबू धाबी के जैद इंटरनेशनल एयरपोर्ट से टेक ऑफ हुआ। सैटेलाइट व्यू के रिकॉर्ड्स के अकॉर्डिंगली सेम डे में यूनाइटेड अरब एमिरेट्स के ऊपर काफी सारे बादल थे, जिन बादलों को बरसाने का काम शायद इसी जहाज का था। टेक ऑफ के बाद ये जहाज कहाँ गया और इसने क्या किया, वीडियो में आगे इसकी बात करेंगे। वीडियो में बने रहिए। दोस्तों, आमतौर पे वेदर ग्राफ के अकॉर्डिंगली दुबई की आबो हवा काफी ड्राई है और यहाँ पे बारिश बहुत ही कम होती है। बट इस बार कुछ ही घंटों में इतनी ज्यादा बारिश हो गई जितनी दुबई में पूरी साल में भी नहीं होती है। दुबई के शानदार एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम के कारण इसे मिनी यूरोप भी कहा जाता है। बट इस बार मिनी यूरोप में काफी सारी गाड़ियां, घर, शॉप्स, ऑफिसेज पानी में डूब गए, जिसे 5 दिन तक निकालने की सरदर्दी यूएई गवर्नमेंट को झेलनी पड़ी। क्या ये दुबई में फेल्ड क्लाउड सीडिंग के कारण हुआ या इनका सीवरेज सिस्टम फेल हो गया? बट कैसे? 14 अप्रैल 2024 को गल्फ ऑफ ओमान से बादलों और बारिशों का एक सिलसिला ओमान में एंटर करता है और सबसे पहले ओमान में मूसलाधार बरसात होती है। सड़कों पे पानी इतना इकट्ठा हो जाता है कि 20 लोगों का जानी नुकसान होता है। देखते ही देखते 16 अप्रैल 2024 में यह सिलसिला यूएई में एंटर कर जाता है। शुरुआत में इसे नॉर्मल बारिश ही कंसीडर करा गया जो कि 20 mm तक थी, बट देखते ही देखते कुछ चंद घंटों में ये 20 mm से 142 mm यानी 5.5 इंच तक बढ़ जाती है। ड्यू टू हैवी रेन और इतनी ज्यादा पानी भर जाने के कारण दुबई में ट्रैफिक उल जलूल हो जाता है। चारों तरफ ट्रैफिक ही ट्रैफिक होता है। इवन कंडीशन ये होती है कि लोग अपने घरों में कैद हो जाते हैं, पानी इतना ज्यादा भर जाता है और कुछ जगहों पे तो घरों के अंदर तक भी पानी घुस चुका हो। ये सब चीजें इतनी फ्रीक्वेंटली होती है कि सारी शॉप्स क्लोज हो जाती है और लोग भी प्रिपेयर्ड नहीं होते हैं, जिस कारण लोगों के पास जो करंट में खाने की चीजें होती हैं वो खत्म होने लगती है, उनकी शॉर्टेज होने लगती है। ये मामूली सी दिखने वाली बारिश वर्ल्ड की सबसे ज्यादा डेवलप्ड कंट्री को तितर बितर कर देता है। इवन स्कूल कॉलेज को तो अनलिमिटेड टाइम के लिए बंद कर दिया जाता है। अकॉर्डिंग टू अ वेल नोन इंश्योरेंस कंपनी, काफी सारे गाड़ियों के क्लेम एक ही दिन में दुबई के इस कंपनी के पास आए हैं, जो कि पहले के मुकाबले 400% ज्यादा हैं। इसी तरह रेस्टोरेंट्स और शॉप्स की तरफ से लाखों दिरहम के इंश्योरेंस क्लेम्स आ चुके हैं, जो कि अपने आप में एक बहुत बड़ा आंकड़ा है। मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट के अकॉर्डिंगली 1949 में सबसे पहले वेदर का डेटा रिकॉर्ड करना शुरू करा गया था और 1949 से लेके अभी तक यानी 2024 में 75 ईयर्स के डेटा के अकॉर्डिंगली अभी तक दुबई में ये सबसे भारी रेन है। बट एक्चुअल क्वेश्चन ये नहीं है। एक्चुअल क्वेश्चन ये है कि ऐसा क्या हुआ कि दुनिया की सबसे ज्यादा ड्राई कंट्री में इतनी हैवी रेन हुई। आफ्टर ऑल दिस सोशल मीडिया पे ये खबर फैलने लग गई कि इन सब के पीछे जो रीजन है वो दुबई का फेल्ड क्लाउड सीडिंग सिस्टम है। तो क्या ये अफवाह वाकई सच है? आइए समझते हैं। 15 अप्रैल 2024 शाम 4 बजे के करीब अबू धाबी एयरपोर्ट से N6151A रजिस्ट्रेशन वाला एरोप्लेन टेक ऑफ हुआ, जो पहले भी क्लाउड सीडिंग के काम में इन्वॉल्व हुआ करता था। इसके रूट में देखा जा सकता है कि ये पहले यूनाइटेड अरब एमिरेट्स के ईस्ट कोस्ट में गया और वहां गोल गोल चक्कर लगाए। फिर उसने शारजा के 2 अलग अलग लोकेशन में वैसे ही गोल गोल चक्कर दोबारा लगाए और फिर फाइनली दुबई के ईस्ट में लहबाब के ऊपर वैसे ही 2 चक्कर लगाने के बाद
करीब शाम के 5:30 बजे अबू धाबी एयरपोर्ट पे लैंड कर गया। लेकिन यूनाइटेड अरब एमिरेट्स के नेशनल सेंटर ऑफ मेट्रोलॉजी डिपार्टमेंट के जो डिप्टी डायरेक्टर हैं उन्होंने बताया कि क्लाउड सीडिंग का जहाज उस दिन क्लाउड सीडिंग के लिए टेक ऑफ तो किया था, बट उसने किसी भी तरह की क्लाउड सीडिंग एक्टिविटी उस दिन नहीं की थी। बेसिकली क्लाउड सीडिंग की एक्टिविटी 1990s में स्टार्ट करी गई थी, जस्ट बिकॉज कि दुबई में पानी की कमी थी और यहाँ पे बरसात नहीं होती थी। क्लाउड सीडिंग का बेसिक रूल ये है, जब भी आसमान में कोई नए बादल बन रहे हो तो उनमें पार्टिकल्स स्प्रे किए जाते हैं और मोस्टली ये पार्टिकल्स नमक या सिल्वर आयोडाइड होता है। बेसिकली ये जो नमक है आसमान में मौजूद मॉइस्चर के साथ कांटेक्ट में आता है, तो ये मॉइस्चर पहले आइस क्रिस्टल्स में तब्दील होते हैं, फिर ये बरसना शुरू कर देते हैं। इन सब के पीछे यही रीजन है कि अगर उन पे क्लाउड सीडिंग नहीं करी जाए तो ये जो बादल है ये कहीं और चले जाएंगे और वहां पे बरसेंगे। पर क्या वाकई जो दुबई में फ्लड आया है वो क्लाउड सीडिंग का ही नतीजा था? एक्चुअली सोर्सेज का कहना है कि जो पहले से आने वाले तूफान थे उनमें क्लाउड सीडिंग ने कैटलिस्ट का रोल प्ले किया, जिससे ये एक बहुत भीषण बाढ़ का रूप ले लेती है। बट इन माई पॉइंट ऑफ व्यू इतनी ज्यादा बारिश क्लाउड सीडिंग का नतीजा नहीं हो सकती है। एक्चुअली इसके पीछे भी रीजन है। जिस एयरक्राफ्ट की स्टार्टिंग में हमने बात की थी वो दुबई के ऊपर घूम रहा था, ना कि ओमान के, और सैटेलाइट व्यू के अकॉर्डिंगली जो बादल है ओमान की तरफ से आ रहे थे। और जो एक्सपर्ट्स हैं उनका भी कुछ इसी तरह का ख्याल है। एक्सपर्ट्स ने जब रिसर्च किया तब उनको पता लगा बेसिकली कि क्लाउड सीडिंग से बारिश तो जरूर हो सकती है, बट इतना भीषण बाढ़ नहीं आ सकता है। और एक्चुअली क्लाउड सीडिंग से बारिश नहीं होती है। जी हाँ, बारिश तो ऑलरेडी मौजूद होती है आसमान में, क्लाउड सीडिंग की मदद से बस उन्हें बरसाया जाता है, जस्ट बिकॉज कि वो कहीं आगे फ्लोट ना कर जाए। दैट्स व्हाई क्लाउड सीडिंग को इसका जिम्मेवार ठहराना किसी भी सूरत में सही नहीं है। देयर इज अ रीसेंट आर्टिकल बाय वेरी वेल नोन वेदर एक्सपर्ट फ्रेडी ओटो। उन्होंने अपने आर्टिकल में बताया कि इस तरह का फ्लड या इससे रिलेटेड किसी भी तरह का फ्लड मैनमेड नहीं हो सकता। हाँ, बट इंसानों के द्वारा जो पॉल्यूशन फैलाया जा रहा है ये एक बड़ा रीजन हो सकता है इसके पीछे। बट अगर इनको अभी कंट्रोल नहीं किया गया तो आने वाले कुछ सालों में जिस तरह से अभी दुबई डूबा है, अदर कंट्रीज के साथ भी ये हो सकता है और इस तरह की प्रॉब्लम्स क्रिएट हो सकती है। जी देखिए, लॉजिकली इसे समझें तो जिस जगह पे इतनी ज्यादा बरसात होती है ऑलरेडी, वहां पे अगर ऐसी कंडीशंस होती तो वो सरवाइव कर जाते हैं, जस्ट बिकॉज कि वहां का जो ड्रेनेज सिस्टम है वो ऑलरेडी बहुत अच्छा होता है कि वहां पे वैसे भी बरसात होती है तो गवर्नमेंट को बनाना पड़ता है। दुबई ओमान में बेसिकली ड्रेनेज सिस्टम पे वर्क नहीं करा गया, वहां के ड्रेनेज सिस्टम्स अच्छे नहीं है, जस्ट बिकॉज कि वहां पे इस तरह की बरसात होती ही नहीं है। तो ये एक बहुत बड़ा रीजन है इसके पीछे का। देखिए, जो दुबई की फ्लड कंडीशंस है वो बेसिकली ये बताती है कि जो शहरी इंजीनियरिंग है वो जो क्लाइमेट चेंज है उसमें फेल हो चुकी है। और यहाँ के शहरों को बेसिकली जो यहाँ की गवर्नमेंट है वो फ्लड जैसे सिचुएशन को झेलने के लायक तो बिल्कुल ही नहीं बनाती है, जस्ट बिकॉज कि यहाँ पे ऐसी कंडीशन होगी नहीं। पहली बात तो ये कि इन्हें ये नहीं भूलना चाहिए दुबई को रेत को काट के बनाया गया है, वो रेत जो पानी को आसानी से एब्जॉर्ब कर लेती है। और ये वही रेत है जिसमें अगर कंक्रीट को मिला दिया जाता है, सीमेंट को मिला दिया जाता है, तो जो वाटर एब्जॉर्प्शन है बेसिकली वो बिल्कुल ही खत्म हो जाता है इसका। ऐसा ही कुछ दुबई के साथ हुआ है। यहाँ के जो रियल एस्टेट डेवलपर हैं उन्होंने दुबई को डिफाइन बनाने के चक्कर में यहाँ की जो नेचुरल रेत की पानी को ऑब्जर्व करने की क्षमता है उसे खत्म कर दिया है, पूरे शहर को कंक्रीट से भर दिया है। और दूसरा रीजन ये है कि दुबई की जो पॉपुलेशन है वो दिन प्रतिदिन बढ़ती जा रही है और जितनी ज्यादा पॉपुलेशन बढ़ रही है उतना ही वेस्ट बढ़ता जा रहा है। हालांकि दुबई में आपको कहीं कचरा दिखाई नहीं देगा, बट कचरा तो दुबई में भी है। अभी जो कचरा है इसे कहीं ना कहीं तो जाना है, बट जो दुबई का सीवरेज है वो इतना बड़ा नहीं है। और बेसिकली हुआ क्या, जब मूसलाधार बरसात हुई दुबई में तो यहाँ का ऑलरेडी छोटा सीवरेज जो है जब उसमें पानी आने लगा और वो भी इतनी ज़्यादा क्वांटिटी में, तब हुआ क्या, जो लिमिटेड कचरा है उसे और बढ़ाता गया और उसे स्टक कर दिया जाके, जिस कारण फ्लड की स्थिति बन गई शहर में। आमतौर पे जब इस तरह की प्रॉब्लम होती है तब ब्लॉक्ड सीवरेज लाइन को आइडेंटिफाई करना अपने आप में बहुत मुश्किल होता है। और ऐसा सिर्फ दुबई में ही नहीं हुआ है, दुनिया की काफी सारी डेवलप्ड कंट्रीज की सिटीज में भी ऐसे सूरत हाल हुए हैं। न्यूयॉर्क सिटी में भी लास्ट ईयर ये देखा गया था। ये सेम कंडीशन न्यूयॉर्क में भी हुई थी। स्कूल, घर, सड़कें पानी से भर गई थी और वहां का जो छोटा सीवरेज सिस्टम है वो चोक हो गया था। एक्चुअली दुबई की खुशकिस्मती थी कि इनका जो इंफ्रास्ट्रक्चर है वो बहुत ज्यादा मजबूत है, गवर्नमेंट बहुत ज्यादा सक्रिय है। दैट्स वाई कि वहां पे जो इतनी बड़ी फ्लड कंडीशन बनी उसे भी वहां की गवर्नमेंट ने टैकल कर लिया, क्योंकि उनके पास सब कुछ मौजूद था, सारे इक्विपमेंट्स मौजूद थे उस टाइम पे। बट हाँ, ये आखिरी बारिश नहीं थी। इस तरह की बरसात या इस तरह के फ्लड की सिचुएशन दोबारा बन सकती है, तो दुबई जैसे शहरों को ऑलरेडी प्रिपेयर्ड होना पड़ेगा इसके लिए। क्लाइमेट डिपार्टमेंट के अकॉर्डिंगली क्लाइमेट चेंज का खतरा दुबई में तो हर वक्त मंडरा रहा है।
इसी कारण दुबई के एक शेख मोहम्मद बिन राशिद ने उन्होंने 80 धर्म बिलियन का जो सीवरेज को डोनेशन है अपने तरफ से दिया है। और ये जो रकम है, अगर आपको ऐसे अंदाजा नहीं हो रहा है कि कितनी है, तो मैं आपको ऐसे बता दूं कि इस रकम में 15 बुर्ज खलीफा दोबारा से बनाए जा सकते हैं। तो करना यही है कि क्लाइमेट को सुधारना है और कोशिश करना है कि नेचर के साथ खिलवाड़ कम किया जाए और सब चीज़ों के लिए प्रिपेयर्ड होना पहले से पड़ेगा। चाहे वो दुबई हो, चाहे वो इंडिया हो, चाहे यूनाइटेड स्टेट्स हो, कहीं पे भी ये चीज़ें हो सकती हैं। आपको ये वीडियो कैसा लगा कमेंट ड्रॉप कर दीजिएगा और इस तरह की वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मिलते हैं एक और नई वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। Right now, we're facing a man-made disaster of global scale. Our greatest threat in thousands of years, climate change. If we don't take action, the collapse of our civilizations and the extinction of much of the natural world is on the horizon. The world's people have spoken. Their message is clear. Time is running out. The amount of carbon dioxide in the atmosphere now is 50% higher than it was in 1900. And not only are we piling in more and more carbon dioxide in the atmosphere, but we are chopping down the forests of the earth at a great rate. And the forests themselves are the most efficient consumers of carbon dioxide that there are on Earth. We're going to destroy the ground because the soil of a rainforest isn't very good. We are actually tampering with the climate of the Earth and with the very atmosphere that we breathe. When we talk about the disappearance of the ozone layer, we don't know what will happen when the ozone layer goes. The world has become so fragile that we cannot subject the earth to the tortures we can now inflict upon it. When we talk about the greenhouse effect, we're talking about something that affects the entire earth. And these problems are life and death problems. They go to the root of the viability of the planet itself. If there's one thing that is biologically certain about the human species is that it is a human species, one species. If we don't stop the destruction of our natural world, nothing else will matter. Simply put, if we don't protect nature, we can't protect ourselves. The only way we can solve a problem is by a human solution. Never can we sit back and wait for miracles to save us. Miracles don't happen. Sweat happens. Efforts happens. Thought happens.